नमस्ते। वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 7 फरवरी 2024 और मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। हमारा पहला टॉपिक है ऑफिस ऑफ गवर्नर। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि पंजाब के फॉर्मर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। पंजाब के गवर्नर होने के साथ साथ ये चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में गवर्नर के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर दोनों पद पर ये विराजमान थे बनवारी लाल पुरोहित, और दोनों ही पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपना रेजिग्नेशन इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। जो एक प्रोविज़न होता है कि गवर्नर केवल प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, तो इस तरह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो हम देखेंगे कि गवर्नर का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके पास क्या पावर है। तो वेरियस जो फैक्ट्स से रिलेटेड टू गवर्नर ऑफिस वो हम यहाँ इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये फैक्ट है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसका अपॉइंटमेंट, पावर्स, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 में उल्लेखित किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टडी के लिए मैं इस वेबसाइट का खूब हेल्प लेता हूँ, constitutionofindia.net। पार्ट 6 जो है वो इंडिया के स्टेट्स को लेकर जो प्रोविजंस हैं उसको डिस्क्राइब करता है। इसके बाद आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक हम देखें तो केवल एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात हुई है। सबसे पहले 153 में गवर्नर्स ऑफ स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, 159 ओथ और affirmation by the governor, 160 discharge of the functions of the governor in certain contingencies, 161 power of governor to grant pardons etc and to suspend, remit or commute sentences in certain cases, 162 extent of executive power of state। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 153 से शुरू हुआ गवर्नर्स का रोल और जो भी प्रोविजन थे 162 तक आ रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ तक लिखा आ रहा है। तो इस तरह से 152 आर्टिकल से 163 आर्टिकल तक हम गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाते हैं। और इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में से आर्टिकल 153 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर को इस्टेब्लिश करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 153। 153 कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो ऐसा इसमें लिखा गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 153 में यही लिखा हुआ था कि ईच स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है, डी स्टेट है, सबके लिए एक गवर्नर होना ही चाहिए। एंड 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट के तहत ये इसमें प्रोविज़न जोड़ा जाता है। आर्टिकल 153 में ये एंड के बाद जो भी बातें लिखी गई है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक ही गवर्नर ए स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, बी स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, सी स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, इवन डी स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। ये हो सकता है। इसे ऐसे समझो कि 2 भाई हैं अगर, तो सपोज ए है और बी है, दोनों भाई है और दोनों के फादर की बात करें तो ए के भी कोई ना कोई बायोलॉजिकल फादर तो होंगे ही और बी के भी बायोलॉजिकल फादर होंगे। तो सपोज ए और बी एकदम भाई हैं, सगे भाई हैं, तो फिर ए के भी फादर होंगे और बी के भी फादर होंगे। तो हम तो कह ही सकते हैं हर व्यक्ति का एक पिता होता है और ए और बी का सेम पिता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं से भी गलत नहीं हो रहा है ये बात। ए और बी दोनों का पिता एफ है। तो इसी तरह से आपको यहाँ समझना है कि ए का भी गवर्नर जी है, बी का भी गवर्नर जी है, सी का भी गवर्नर जी है। तो इस तरह से ये जो प्रोविज़न है कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में प्रोविज़न ये जोड़ा गया था आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट के जो भी एक्ट होते हैं वो एड एंड असिस्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से होता है। प्रेसिडेंट जो भी करते हैं
प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो बस जो भी प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड या एडवाइस होगा उसको फॉलो करता है। इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट या रिमूव किया जाता है। अगर बात करें उनके रिजिग्नेशन या रिमूवल की, तो गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि गवर्नर तभी तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है। प्रेसिडेंट का प्लेजर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है एक गवर्नर को किसी भी स्टेट में गवर्नर बना के रखने के लिए, तब तक वो रहते हैं वहाँ पर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहें तो गवर्नर को वहाँ से हटा सकते हैं। तो यही बात है यहाँ पर। साथ साथ अगर प्रेसिडेंट नहीं हटाए किसी गवर्नर को तो गवर्नर का टेन्योर है 5 इयर्स। याद रखना, एक व्यक्ति अगर किसी स्टेट में गवर्नर के पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो 5 इयर्स तक अगर उसे हटाया ना जाए तो 5 इयर्स के बाद उसका पोस्ट, उसका ऑफिस ऑटोमेटिक वहाँ टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद फिर से अगर उस ऑफिस में बने रहना है तो उसकी अपॉइंटमेंट फिर से होगी। एक और प्रोविजन है आर्टिकल 156 का कि गवर्नर जब भी रिजाइन करेंगे वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। इस तरह से वो अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं। और गवर्नर आर्टिकल 163 के तहत एंड आर्टिकल 200 के तहत कई सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स भी इंजॉय करते हैं, सच एज गिविंग और विद होल्डिंग असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इसे ऐसे समझना है कि इंडिया के हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 169 में किया गया है। और जहाँ पर विधान परिषद होता है, जहाँ विधान परिषद होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वो अपर हाउस माना जाता है और विधान परिषद वहाँ लोअर हाउस हो जाता है। इस तरह से स्टेट में बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश हो जाता है। जिस स्टेट में है विधान परिषद वहाँ की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो 6 स्टेट्स को छोड़कर 22 स्टेट्स में केवल विधानसभा ही है। तो वहाँ कोई भी बिल अगर पास हो जाता है तो वो एक्ट बनने से पहले गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर अपना एसेंट देते हैं, फिर वो बिल एक्ट बन जाता है और उस स्टेट में लागू हो जाता है। और बात करें अगर जहाँ जिस स्टेट में विधान परिषद है तो विधानसभा से कोई बिल पास होकर विधान परिषद में जाता है और दोनों सदनों से पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, और गवर्नर के एसेंट के बाद वो बिल एक्ट बनकर उस स्टेट में लागू हो जाता है। अब यहाँ गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 200 के अंडर ये पावर गवर्नर को प्राप्त है कि वो चाहे तो विथहोल्ड कर सकता है उस बिल को, अपने एसेंट को उस बिल के लिए विथहोल्ड कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के अगर कंसिडरेशन के लिए उसने विथहोल्ड कर दिया एसेंट को तो वो अपने आप में एक सस्पेंसिव वेटो है। तो समझ लो गवर्नर ने वहाँ वेटो कर दिया। इसके अलावा दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को, वो जो पास हुआ है बिल, उसको एक बार रिटर्न कर दे विधानसभा में या फिर विधान परिषद में। तो अगर विधानसभा में गवर्नर ने रिटर्न कर दिया, विधान परिषद में रिटर्न कर दिया, तो फिर से वो सारी प्रक्रिया होंगी, उसमें कुछ चेंजेज होंगे, या चाहे विधानसभा तो चेंजेज ना भी करे, उसे फिर से पास करना होगा। और अगर वो फिर से पास होकर गवर्नर के पास जाता है तो इस बार गवर्नर उसे वापस रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता है, उसे अपना एसेंट देना होगा। तो इस तरह से गवर्नर के पास एक सस्पेंसिव वीटो है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है, और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फ्रिक्शन भी देखने को मिलता है। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि गवर्नर जो है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के बेहेस्ट पर काम करने वाला, स्टेट में काम करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट मात्र होता है। स्पेशली जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपोजिशन की सरकार है वहाँ गवर्नर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। तो इस तरह से ऑफिस ऑफ गवर्नर को हमने यहाँ डिवाइज किया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। ये एक थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ टॉपिक है। फरवरी 17, 2024 यानी इसी महीने इंडियन एयरफोर्स कैरी आउट करने जा रही है 3 लार्ज स्केल वार गेम्स, वायु शक्ति, गगन शक्ति एंड तरंग शक्ति। और ये एक्सरसाइज होने जा रहा है पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर के पास। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स डे एंड नाइट दोनों ही सिचुएशन में अपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव यानी अपने आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही कैपेबिलिटीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी के साथ इसके ज्वाइंट कैपेबिलिटी का भी यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा।
बात करें इस पूरे एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 की, तो इसकी शुरुआत की जाएगी वायु शक्ति से और यहाँ 135 फाइटर्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये सब कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सरसाइज वायु शक्ति के बाद सेकेंड मेगा एक्सरसाइज जो 17 फेब को होने जा रहा है वो है गगन शक्ति। गगन शक्ति हर 5 साल में एक बार होता है और बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज ये माना जाता है और 2024 का गगन शक्ति अब तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर ऑफ द सीरीज माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 सर्विसेज से पार्टिसिपेशन लिया जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं गगन शक्ति में। और इसमें पोटेंट वेपन्स लाइक रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ गगन शक्ति एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर आम लोगों को जाने की उतनी इजाज़त नहीं होती है, तो गगन शक्ति में हमें बहुत कुछ यहाँ पता चलेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन होता है गगन शक्ति का, वो होता है एंटायर फ्लीट रेस, जो एरोप्लेन्स का, एयरक्राफ्ट का, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट रेस होता है, जिसे नॉर्थ टू साउथ एक्टिवेट किया जाएगा एंड वेस्ट टू ईस्ट एक्टिवेट किया जाएगा। यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि जब हम 2 फ्रंट वार लड़ेंगे तो उस समय की क्या सिचुएशन होंगी, हम कैसे उसे डील कर पाएंगे, बस उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी करने जा रही है गगन शक्ति के अंडर। तरंग शक्ति की बात करें तो ये 3rd मेजर एक्सरसाइज है। तरंग शक्ति वुड बी द फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। इसमें यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड नेबरिंग अदर फ्रेंडली कंट्रीज के एयर फोर्सेस पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट तरंग शक्ति, गगन शक्ति एंड वायु शक्ति। और पूरे एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। 17 फेब के दिन ये होने जा रहा है नियर जैसलमेर पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज। आई होप क्वेश्चन कहीं से भी आए इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। इकोवास को फ्रेंच और पोर्टुगीज लोग सीडेओ भी कहते हैं। उनका लैंग्वेज अलग है तो वो उसी तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं सीडेओ। और इसका लोगो भी आप देख सकते हैं, इसके लोगो में पहले सीडेओ लिखा हुआ है, नीचे इकोवास लिखा हुआ है। तो व्हाटएवर भी उनका जो भी मोटो रहा हो, हमें देखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या और न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये इकोवास एक रीजनल ग्रुप है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक रीजनल ग्रुप है। इसमें कई सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। प्रेजेंटली इसमें 15 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और हाल ही में जनवरी लास्ट होते होते 2024 के जनवरी लास्ट होते होते बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना विथड्रॉवल अनाउंस किया था कि हम इकोवास से विथड्रॉ कर रहे हैं, वी आर गोइंग। तो आप मैप में सबसे पहले देख लो, ये है माली और ये है बुर्किना फासो और ये है नाइजर। और ये रीजनल ग्रुप इकोवास, इसका हेड क्वार्टर है नाइजीरिया के एक शहर अबूजा में। तो हमेशा याद रखना इकोवास का हेड क्वार्टर है नाइजीरिया के एक शहर अबूजा में। और नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन 3 कंट्रीज ने अपना विथड्रॉवल अनाउंस किया है इस रीजनल कोएलिशन से। जैसा कि इस रीजनल कोएलिशन का नाम ही है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो यहाँ इकोनॉमिक कम्युनिटी से मतलब हो जाता है ये एक तरह का इकोनॉमिक यूनियन है वेस्ट अफ्रीका के 15 कंट्रीज का। इस मैप में आप देख सकते हैं ये डार्क ग्रीन कलर में इस रीजनल कोएलिशन का मेंबर्स को शो किया गया है और लाइट ग्रीन कलर में वैसे कंट्रीज को शो किया गया है जिन्होंने अपना विथड्रॉवल अनाउंस कर दिया है या फिर जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इकोवास की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में थ्रू द लैगोस ट्रीटी। लैगोस एक जगह का नाम है नाइजीरिया में। इकोवास को इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में थ्रू द लैगोस ट्रीटी। लैगोस एक जगह का नाम है नाइजीरिया में। प्रेजेंट टाइम में नाइजीरिया के ही एक सिटी अबूजा में इकोवास का हेडक्वार्टर है। इकोवास का मैंडेट क्या है? तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्गस्ट इट मेंबर। आप अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं तो यही समझ लो कि यूरोपियन यूनियन ने अब तक जो कुछ कर रखा है वो एक गोल है इस इकोवास का, कि हमारे पास एक बॉर्डरलेस रीजन हो जहां हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, गुड गवर्नेंस हो और वो सब कुछ बॉर्डरलेस हो। हम एक कॉमन करेंसी इस्टेब्लिश कर सकें, सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इस्टेब्लिश कर सकें, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इशूज़, ये सब कुछ हम बॉर्डरलेस तरीके से फ्री होकर अलग अलग कंट्रीज में कर पाएँ। ये पूरा वेस्ट अफ्रीकन रीजन जो है पूरा एक तरह से पीस आ सके, इसके लिए इकोवास को इस्टेब्लिश किया गया था और कुछ हद तक इकोवास अपने काम में सक्सेसफुल भी रहा है,
क्योंकि ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। इसने कई सारे गोल्स अचीव भी किए हैं। और इसका एक पीस कीपिंग ऑपरेशन भी है इकोमॉग, जिसने 1990s में और 2000 में बहुत सारा काम किया था और इसे नाइजीरिया लीड करता है। तो रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन है इकोमॉग, एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल कोएलिशन है इकोवास। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आई होप टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन अगर आते हैं इससे तो आप सॉल्व कर लेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि पास्ट 2 मंथ्स में यहाँ 5 लोग मारे गए हैं टाइगर अटैक के कारण। अब आइए इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस टाइगर रिजर्व के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये हिमालय के फुट हिल्स में लोकेटेड है और इसका स्प्रेड पूरे भाबर एंड लोअर शिवालिक रीजन्स में देखा जाता है। अब बात आती है कि भाबर रीजन क्या है। उसके लिए आपको ऐसे समझना होगा कि हिमालय को हमने 3 रेंजेज में बांट रखा है। सबसे ऊंचा रेंज यानी कि ट्रांस हिमालयाज या फिर जो अपर हिमालयाज हायर हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है और लेसर हिमालयाज या फिर शिवालिक रेंज हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक एक रफ डिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं ज्योग्राफी नहीं कर रहा हूँ, बस ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स में हमें बहुत कुछ करना होता है। तो यहाँ है आपका शिवालिक रेंज, ये सदर्न मोस्ट बेल्ट है हिमालय का और यहाँ से कई सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, लाइक गंगा, यमुना, ये सब यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। जब इस तरह के रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये अपने साथ कई स्टोन पार्टिकल्स, स्टोन के टुकड़े ये लेकर निकलती है जो भी रिवर्स होती है। और ये जो शिवालिक बेल्ट है आपका, इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट में, इसके सदर्न पॉइंट में ये जो पूरा बेल्ट है लैंड का, उस ज़मीन पर यहाँ पेबल्स को ये रिवर बिछा देती है। तो ये थोड़ा हार्ड सरफेस हो जाता है, यहाँ सॉइल बहुत नीचे हो जाता है और उसके ऊपर पेबल्स का ही पूरा एक यहाँ बेड बन जाता है। ये पेबल्स का जो बेड है ना, यही है आपका भाबर। यानी कि भाबर एक तरह से शिवालिक बेल्ट के सदर्न पार्ट वाला बेल्ट है, उसी को भाबर कहते हैं। भाबर के नीचे तराई रीजन होता है, तराई रीजन के नीचे आपका खादर, बंगर, इस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। और आगे बात करें अगर, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क था, जिसे 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम रखा गया था हेले नेशनल पार्क। और हेले उस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस हैं उसके गवर्नर का नाम हुआ करता था हेले, तो उनके नाम पर ही उस समय हेले नेशनल पार्क ये रखा गया था 1936 में इसका नाम। 1956 में इसे रीनेम किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसमें कुछ एरिया भी ऐड किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में सारे एरिया को ऐड करने से इसका पूरा एक्सटेंट हो जाता है 1288 स्क्वायर किलोमीटर। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर साल एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एंड ग्रासलैंड है यहाँ, और रिपेरियन वेजिटेशन है। रिपेरियन वेजिटेशन आप सबको पता होना चाहिए। देखो, ज्योग्राफिकल फैक्ट हमें करना है, इसीलिए तो हम करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक उठा रहा हूँ। तो ये देखो, रिपेरियन वेजिटेशन क्या होता है आप सबको पता है। जो फॉरेस्ट होता है या फिर माउंटेन होता है, ये तो हाई लैंड है। रिवर है कहीं, वो तो एकदम डाउन चला जाएगा, यहाँ पानी बह रहा है। तो एक जो लैंड होता है रिवर से ठीक ऊपर और हाई लैंड के बीच का, ये जो लैंड होता है ना, यहाँ बड़े बड़े ट्रीज आपको कम मिलेंगे, यहाँ छोटे छोटे शर्ब्स मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे झाड़ियाँ मिलेंगे, और उन झाड़ियों का जो रूट्स होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और स्ट्रांगली यहाँ सॉइल को पकड़े रहता है। और इस तरह से सॉइल का यहाँ कंजर्वेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन से ये लैंड बच जाता है और इसी लैंड को हम कहते हैं रिपेरियन वेजिटेशन। जो हमेशा रिपेयर करते रहे उसी को हम रिपेरियन कहते हैं। ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अंडुलेटिंग यहाँ टेरेन है। यहाँ की अगर बात करूँ तो 1400 फीट से लेकर करीब 4000 फीट तक का यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एंड्यूलेटिंग है, सपाट नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। सेवरल वैलीज है यहाँ पर, रिवर्स हैं रामगंगा, पल्लीन, सोना नदी एंड वेरियस रिवर्स फ्लोज थ्रू द वैलीज। और फ्लोरा की बात करें तो एवरग्रीन, साल, कंबाइंड ट्रीज, शीशम, कंजू, ये सब ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं रिज में। और फौना की बात करें तो टाइगर, एलिफेंट सबसे अधिक पाए जाते हैं। और भी कुछ प्रीडेटर्स हैं जैसे लियोपार्ड, स्मॉल कार्निवरस एंड सांभर, हॉग डियर, स्पॉटेड डियर, ये सब हैं यहाँ पर। क्योंकि जब प्रीडेटर्स हैं तो उनके खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो सांभर है, हॉग डियर है, स्पॉटेड डियर है, ये मेनू है टाइगर्स के लिए। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, फिशेस, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आई होप यू लाइक्ड इट। हमारा अगला टॉपिक है मेकोंग रिवर।
मेकोंग रिवर हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है उसे हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। पूरे एशिया में ये 7th लॉन्गेस्ट रिवर है एंड वर्ल्ड में ये 12th लॉन्गेस्ट रिवर है। और पूरे अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें ये अमेजोन के बाद सेकेंड नंबर पर आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट रिवर है और इस रिवर की लेंथ है 2700 माइल्स, दैट इज 4350 किलोमीटर। मेकोंग रिवर तिब्बतन प्लेट्यू के शांजियान युआंग से ओरिजिनेट करता है, जो चाइना के साउथ ईस्टर्न किंगघई प्रोविंस में लोकेटेड है। जहां से ये ओरिजिनेट करता है उस पूरे एरिया को चाइना ने डेजिग्नेट कर रखा है नेशनल नेचर रिजर्व, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट करते हैं। यांगजी, येलो एंड मेकोंग रिवर वो इसी पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं। दैट्स वाई चाइना ने इसे नेशनल नेचर रिजर्व डिक्लेयर करके रखा है। और ये रिवर ड्रेन करता है अप्रॉक्सीमेटली 795,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। और 6 एशियन कंट्रीज को ये ड्रेन करता हुआ, जो हैं चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है अलग अलग देशों में। फाइनली ये साउथ चाइना सी में ड्रेन कर जाता है। अब सवाल है आपका कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये करीब 6 कंट्रीज से होकर गुजरता है ये रिवर, जिसमें से एक है लाओस। और लाओस में हाल ही में मल्टी बिलियन डैम प्रोजेक्ट लाया गया है, मल्टी बिलियन डॉलर डैम प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसको लेकर कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर कई सारे हेरिटेज एक्सपर्ट अपना कंसर्न जता रहे हैं। क्योंकि ये डैम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते लाओस में एक लुआंग प्रबंग हेरिटेज सिटी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस रखता है अपना। ऐसा माना जाता है कि डैम के कंस्ट्रक्शन में जितना पोल्यूशन होगा, जितना वहाँ इरोजन होगा और भी ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे, तो उसके कारण ये जो लुआंग प्रबांग सिटी है, जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस गेन कर रखा है, इसका ये स्टेटस छिन जाएगा, लूज कर जाएगा ये सिटी अपना स्टेटस, क्योंकि इतना पोल्यूशन यहाँ हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले लुआंग प्रबांग सिटी कहाँ है। तो ये आप लाओस में इसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहले ही कहा। एंड ये माना जाता है, यहाँ एक लीजेंड है कि बुद्धा जब अपने टाइम में भ्रमण कर रहे थे, बुद्ध का प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का, तो उस समय बुद्ध यहाँ आकर ठहरे थे, रहे थे, कुछ दिन यहाँ रेस्ट किए थे। तो इस कारण से इसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। इसके अलावा यहाँ जो कुछ हिस्टोरिक लाओशियन एंड फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, वो भी अपने आप में यूनिक है इस पेनिनसुला पर। सेशन में नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक न्यूज आपके सामने है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक बिल लाया था लोकसभा में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस बिल में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज, एनटीएज, ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें सेंट्रल रिक्रूटमेंट किया जाता है या फिर सेंट्रल एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पे इसे लिया जाता है, वहाँ किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स, इरेगुलरिटीज़, मैल प्रैक्टिस कुछ भी अगर पकड़ा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो फिर वहाँ 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 1 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया जाएगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो पकड़ाते हैं उसके ऊपर ऐसा फाइन लगाया जाएगा, ऐसा सज़ा उसे 10 ईयर्स का दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। आई होप आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा अगला टॉपिक है विप। विप क्या होता है? तो विप एक तरह का रिटन ऑर्डर है। ऐसा रिटन ऑर्डर जो पार्टी रिलीज करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीज करती है अपने एमपी या एमएलए पर। इसको ऐसे समझो कि बीजेपी अगर अपने सारे एमपी को ये विप जारी कर देती है कि आपको 5 फरवरी 2024 के दिन हर हाल में संसद में प्रेजेंट होना है, तो अगर ये विप में कहा है बीजेपी ने अपने सारे एमपी को, तो एमपी को एनी हाउ संसद में इस तारीख को शेड्यूल टाइम में एकदम जो तरीका होता है वहाँ प्रेजेंट होना होगा। उस पूरे सदन में उसे अपनी अनुपस्थिति दर्ज करानी होगी। वो उससे बच नहीं सकते हैं, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं ना, तो समझ लो कि उस मेंबर की, वो जो एमपी है, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी मेंबरशिप भी जा सकती है, यानी कि उसकी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट ख़त्म हो सकती है। इतनी स्ट्रांग ऑर्डर होती है ये विप। तो आप समझ सकते हैं ये कितना स्ट्रांग है। तो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है कि 31 जनवरी के दिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया। तो मोशन ऑफ थैंक्स जब प्रेसिडेंट प्रेजेंट करती है, तो उसके बाद उसका रिप्लाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपना स्पीच देते हैं। तो 5 फरवरी 2024 के दिन प्राइम मिनिस्टर अपना स्पीच देने वाले थे और उसके एक दिन पहले ही सारे बीजेपी एमपी को 3 लाइन व्हिप जारी किया जाता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर स्पीच के समय
संसद में उपस्थित होना होगा, वो मैंडेटरी होगा आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ 3 लाइन व्हिप जारी किया गया था। 3 लाइन व्हिप आपको ऐसे समझाता हूँ कि 1 लाइन व्हिप जो होता है वो थोड़ा ऑर्डिनरी होता है। उसमें ये कहा जाता है कि आपको फलाने काम के लिए वोट एक्स को देना है। अगर आप एक्स को दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं एक्स को तो आप एब्सटेन भी कर सकते हैं, तो वो उतना हार्ड व्हिप नहीं होता है। 2 लाइन व्हिप में क्या होता है कि आपको हर हाल में प्रेजेंट होना होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मॉडरेट ही होता है। लेकिन 3 लाइन व्हिप बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें इसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए कहा जाता है कि जब ये लगा दिया गया, मेंबर्स को अगर कह दिया गया 3 लाइन व्हिप में, तो किसी भी हाल में उन्हें आना होगा और जो वोट उन्हें देने कहा जाएगा उनको वोट देना होगा, या जो भी उनको कहा जाएगा संसद में करने के लिए उन्हें करना होगा। ये खासकर सेकेंड रीडिंग में होता है किसी भी बिल के, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के मौके पर ऐसा होता है, और या फिर कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन मेंबर्स पर लगाया जाए पार्टी लाइन के द्वारा, तो फिर 3rd लाइन व्हिप जारी किया जाता है। तो मोदी जी के स्पीच के लिए बीजेपी एमपी को 3 लाइन व्हिप जारी किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या रीजन रहा वो तो अलग बात है। फिलहाल हम देखते हैं व्हिप के बारे में। तो ये एक ओल्ड ब्रिटिश प्रैक्टिस है जिसका मीनिंग होता है व्हिपिंग इन। लॉ मेकर्स को पार्टी लाइन को फॉलो करना है। लॉ मेकर्स यानी कि जो भी एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको पार्टी लाइन को फॉलो करना है, क्योंकि लोगों ने पार्टी को वोट दिया है, किसी इंडिविजुअल एमपी को नहीं दिया है वोट, किसी इंडिविजुअल नेता को नहीं दिया है। अगर पार्टी के बैनर तले किसी ने इलेक्शन जीता है तो पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग उसे चलना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हिप कैसे समझा जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो व्हिप को अंडरलाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तुरंत बताया 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप, तो इस तरह से उसके इंपॉर्टेंस को तय किया जाता है। अब बात करते हैं व्हिप के डेफिएंस की, यानी कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए व्हिप को वायलेट करता है, बीजेपी ने कह दिया बीजेपी एमपी को कि हमारी बात मानो, लेकिन वो एमपी अगर नहीं मानता है, रिबेल कर जाता है, तो फिर उस विधायक की या फिर एमपी की उस हाउस से मेंबरशिप को रद्द किया जा सकता है, मेंबरशिप तक उसका रिस्क में जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है स्पीकर या चेयरमैन को कि ऐसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। हालांकि अगर जो विधायक है या फिर एमपी है, पार्टी में अगर उनकी संख्या 1/3 हो जाती है, 1/3, अगर सपोज कि 90 टोटल विधायक हैं उस हाउस में, उसमें से अगर 30 विधायक अगेंस्ट चले जाते हैं पार्टी लाइन्स के, तो फिर वहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। लेकिन आप ऐसे समझो इसको कि 1/3 से कम हो तो फिर आराम से काम चलेगा, उसे स्पीकर या चेयरपर्सन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हाउस से। समझ में आ रही है बात? 1/3 या 1/3 से अधिक हो गया तो फिर स्पीकर कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। वहाँ तो पार्टी ही स्प्लिट माना जाएगा, जो महाराष्ट्र में हुआ था शिंदे के नेतृत्व में। व्हिप के रिगार्डिंग कुछ अपॉइंटमेंट को समझो कि इंडिया में जितने भी पार्टीज हैं, अगर उनके एमपी और एमएलए हैं वहाँ पर, तो उसके रिगार्डिंग एक व्हिप को भी अपॉइंट किया जाता है और उसे चीफ व्हिप कहा जाता है। देखो, किसी भी हाउस में ऐसा कोई सीनियर मेंबर है जिसको इसके लिए अगर पार्टी ने ऑथोराइज कर दिया है कि आप व्हिप इशू कीजिए, तो वैसे मेंबर को कहा जाता है चीफ व्हिप, एंड शी इज असिस्टेड बाय एडिशनल व्हिप्स। सो इस तरह से व्हिप का सारा प्रोसेस होता है। आई होप ये व्हिप का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है अभ्यास। अभ्यास एक गुड न्यूज़ है कमिंग फ्रॉम डीआरडीओ। डीआरडीओ आप सबको पता है इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डीआरडीओ लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मोटो लाइन है स्ट्रेंग्थ ओरिजिन इज इन साइंस। संस्कृत में कहें तो बलस्य मूलम विज्ञानम, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। एंड समीर वी कामत अभी इसके चेयरमैन हैं। और डीआरडीओ से रिलेटेड गुड न्यूज़ ये है कि डीआरडीओ ने अभ्यास के 4 सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट किए हैं। और अभ्यास होता क्या है, यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को, यही अभ्यास है। तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। तो एरियल टारगेट आप समझ में आ गया होगा आपको। जब भी कभी हम शूटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से एक गोल सा एक बोर्ड होता है, इसमें इस तरह से मार्किंग किया हुआ होता है, सबसे सेंटर में इस तरह से काला मार्क होता है, और वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। जो भी हमारा गन शूट होता है या फिर आर्चरी होता है, हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक तरह का टारगेट होता है। लेकिन जब हम किसी भी तरह का एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं या ऐसा मिसाइल बनाते हैं जो किसी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है, तो हमने तो मिसाइल बना लिया, लेकिन हम इससे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? ओरिजिनल एरोप्लेन उड़ाकर उसके ऊपर मिसाइल का टेस्टिंग किया जाए तो पता चलेगा मिसाइल की कीमत थी 1000 करोड़ रुपए और एरोप्लेन बनाने में लग गया था 50,000 करोड़ रुपए। तो 50,000 करोड़ रुपए के हम एयरक्राफ्ट को तो नहीं उड़ा सकते हैं मिसाइल के टेस्टिंग के लिए। उसके लिए हमें एक एरियल टारगेट चाहिए जो
एयरक्राफ्ट की ही तरह उड़ रहा हो, एयरक्राफ्ट की ही तरह मनूवर किया जा सके, जिससे एयरक्राफ्ट की सारी फैसिलिटी उसमें हो, फीचर्स उसमें हो, उसे हमारा मिसाइल अगर टारगेट कर लेता है अच्छे से तो माना जाएगा कि हमारा मिसाइल ओरिजिनल एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर पाएगा। और इसलिए ऐसे टारगेट बनाने बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली ड्रोन है, और ये ड्रोन लैपटॉप बेस्ड ड्रोन है। इसे ग्राउंड से लैपटॉप से मैन्यूवर किया जा सकता है, और इसमें वे सारे फीचर्स होते हैं जो एक एयरक्राफ्ट में होते हैं। जब इसे उड़ा दिया जाता है तो उसके बाद इसको शूट किया जाता है मिसाइल्स के द्वारा या फिर गन्स के द्वारा, जो भी इसके लिए वैसा वेपन होता है। तो ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा कि हम आर्म्ड फोर्सेस इक्विपमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं कि हमने जो कुछ भी बनाया है वो बिल्कुल सही है, हमारे एरियल इंगेजमेंट के लिए जो कुछ भी रिक्वायर है वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट रहा तो हम कर पाएंगे। एंड इट इज़ डिजाइंड फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट, और ये इंडिजिनियसली बनाया गया है ADA के द्वारा, जो DRDO का ही एक ब्रांच है। एंड इट हैज़ रडार क्रॉस सेक्शन एंड विजुअल एंड इंफ्रारेड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिससे कि वेपन प्रैक्टिस किया जा सके। और टारगेट ड्रोन के पास एक लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी है विद द एयरक्राफ्ट कैन बी इंटीग्रेटेड, एंड प्री फ्लाइट चेक्स इसमें किए जाते हैं। डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है ड्यूरिंग द फ्लाइट, एंड रीप्लेज आफ्टर द फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट। इवन इसे नष्ट भी कर दिया जाए तो डाटा फिर मिल जाता है कि क्या क्या इसमें डाटा है, मिसाइल ने हमारा उसको कैसे अप्रोच किया। On this note, I conclude the topic. Hope you liked the video. Thanks for watching.